कैसे हो सब लोग? पढ़ाई बढ़िया से चल रही है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 8 का चैप्टर 2। ठीक है। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ये देखने से जितना सिंपल लग रहा है ना, जितना आसान लग रहा है ना चैप्टर, उतना आसान है नहीं। ठीक है। इसको समझ लिए ना, मतलब इतना समझो ना, समझ लिया तो पूरा चैप्टर जो है ना, ये क्लास 8 का पूरा बुक ही समझ लो आप, ज्योग्राफी का, वो समझ इजीली आ जाएगा तुम्हें। ज्योग्राफी क्लास 8 का इजीली समझ में आएगा जब ये चैप्टर तुम्हें एक बार अच्छे से समझ में आ गया। तो बने रहो इस क्लास के साथ, इस लेक्चर के साथ। देखते हैं आगे चल के पूरा का पूरा क्या है इसमें, भूमि के बारे में क्या ऑप्शन दिया है, भूमि क्या है, मृदा के बारे में क्या क्या चीज दिया है। ठीक है। और इसके पहले वाला चैप्टर, इस चैप्टर को समझने के लिए इसके पहले वाला चैप्टर, चैप्टर 1 संसाधन के बारे में जो है वो थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाएगा। तो जाकर उसको भी प्ले करो। ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में एक यहाँ पे जो दिया ना, स्टोरी टाइप का दिया, जो कि एग्जाम व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए ये चैप्टर का जो स्टोरी बेसिस दिया ना, ये समझते हैं हम। ठीक है। तंजानिया के एक छोटे गांव में बता रहे हैं कि माम्बा नाम का कोई है जो पानी लाने के लिए शीघ्र उठती है लड़की है कोई, फिर ठीक है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है, अपने भाइयों की देखभाल, बकरियों की देखभाल पूरा करती है। ठीक है। लेकिन मक्का और सेब ही उगा पाते हैं यहाँ के लोग बहुत कठिन परिश्रम के साथ, जो कि साल भर खाने के लिए इनके पास ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है। पीटर नाम का एक लड़का है, उसके बारे में न्यूजीलैंड में वो काम करता है, उसके बारे में वो बताया गया इसमें। मम्बा और पीटर दोनों अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। इनकी भूमि की गुणवत्ता होगी, मृदा, जल, वनस्पति। देखो, कोई भी चीज जब तुम स्टार्ट करते हो ना, तो उसका बेस जैसे स्टार्ट करते हैं ना, स्टोरी बेस पे स्टार्ट किया। एनसीईआरटी का सबसे मस्त बात जो बोलते हैं ना, सबसे अच्छी बात, सबसे इंगेजिंग बात बोल सकते हो उसको, ये है ना कि ये समझाने के लिए ना, एकदम बच्चे जैसा समझाने के लिए स्टोरी बेस से स्टार्ट करता है, ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम्हें एक व्यू पॉइंट बने क्या कि हाँ ऐसा कैसे हो रहा है। अब जब ये इतना दोनों का यहाँ पे स्टोरी समझा दिया तुम्हें, यहाँ पे दोनों का स्टोरी तुम्हें दे दिया, स्टोरी देने के बाद क्या किया, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। अब तुम समझोगे कि हाँ ये तो सही बोल रहा है यार, दोनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन उनकी मतलब जीवन व्यतीत करने का जो आइडिया है या जो भी है, वो मतलब बहुत चेंजिंग है, बहुत अंतर है उन दोनों में। उनकी भूमि की गुणवत्ता होगी या मृदा होगी, जल होगी, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी हो गए, प्रौद्योगिकी में, इनके इनमें भी बहुत सारी भिन्न भिन्न बातें देखने को मिलती है। तो इसके इन स्थानों के एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है। कि भूमि अगर ज्यादा उपजाऊ है, कहीं की भूमि की गुणवत्ता अच्छी है, वहां पर उपजाऊपन ज्यादा होगा, एंड बहुत ज्यादा वो कृषि कर पाएंगे अच्छे से। मृदा अच्छी हो, जल की मतलब अच्छे से मिले जल, जैसे खेत को मतलब वो करना है, सिंचाई करना है खेत में, तो उसके लिए पानी अच्छे से हो। प्राकृतिक वनस्पति वहाँ होगी होगी, प्राणियों पे भी निर्भर करेगा वहाँ का। ठीक है। तो ये यूपीएससी का मेन मोटो होता है। यूपीएससी यूपीएससी तुमसे क्या करेगा क्वेश्चन, यूपीएससी से क्वेश्चन करेगा तुमसे मेंस में, जैसे कि इनमें अंतर है, बताओ इसको व्याख्या करो। तो तुम इंगेजिंग बनाओ उसको, जैसे ये एनसीईआरटी का देख के तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब ये स्टोरी तुम पढ़ लोगे ना एक बार, स्टोरी की दोनों अलग अलग जगह से, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, मस्त समझ में आ गया तुम्हें। तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन चल रहा था, सामने क्वेश्चन रख दिया। ठीक है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, जबकि अभी तक हम ये बताते आए हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट साइड वाला बार जो होता है ना, इसको छोड़ मत, ये इंपॉर्टेंट होता ही होता है। ठीक है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में ही रहती है। ठीक है। विश्व को जो 90% पॉपुलेशन है ना भूमि के ना, 30% भाग में ही रहती है, वो से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वो निर्जन है। ठीक है। 90 विश्व के जितने भूमि रहने लायक, उसमें 90% जनसंख्या पे 30%, 90% जो जनसंख्या हो तो 30% पे निवास करती है, और बाकी जो होती है ना, बाकी के जो 70% भूमि होती है, उस पर तो विरल जनसंख्या है या वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई उसका देखने वाला नहीं है। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो भूमि के बारे में यहाँ इंपोर्टेंस बताया गया कि भूमि क्या है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। ठीक है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन ही है। ठीक है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही क्या है, भूमि है।
यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग का आवास योग्य नहीं है। 30% जो है ना भूमि रहने लायक, मतलब 30% भूमि जो है ना जहाँ पे लोग मतलब रह सकते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे भूमि है ना 30% में जहाँ पे लोग रह ही नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी जगह है वो। ठीक है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। भूमि और जलवायु, इनका दो अलग अलग होने की वजह से ना विश्व की जो मैक्सिमम जनसंख्या होती है वो एक हर जगह असमान रूप से वितरित है। मतलब जहां पर भूमि उपजाऊ है, जैसे इंडिया का ले लो, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत ज्यादा अच्छा उपजाऊ है, इस एरिया में बहुत सारी जनसंख्या रहती है। और जहाँ पे उपजाऊ नहीं है, रेगिस्तान साइड में देख लो, जहाँ उपजाऊ नहीं है वहां पे बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों का तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। अब कोई उबड़ खाबड़ जगह हो गया या पर्वत वाला हो गया जहाँ तीव्र ढाल है, जहाँ पे बाढ़ आने की ज्यादा संभावना है, जहाँ सुनामी आने की ज्यादा संभावना है। मरुस्थल क्षेत्र हो गए जहाँ पे ज्यादा वन है, वन्य पशु वहां पे ज्यादा ही रहेंगे। तो ऐसी जगहों पे क्या है, ऐसी जगहों पे जस्ट इमेजिन करो तुम ही नहीं रहना पसंद करोगे, बाकी लोग कहाँ से, बहुत कम ही लोग रहते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो वहां पे ही रहना पसंद कर रहे हैं। जिनके पास ऑप्शन, वो जल्दी जल्दी वहां से निकलना पसंद करेंगे फिर। ठीक है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए स्थान विश्व में सघन बसे क्षेत्र है। वही चीज जहाँ पे उपजाऊ जमीन है, ठीक है, कृषि के लिए उपजाऊ जमीन हो गई या किसी भी चीज के लिए इंपॉर्टेंस वो रख रहती है जमीन, भूमि, तो वो विश्व में मैक्सिमम लोग वहां पे ही निवास करना चाहेंगे। ठीक है। भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग किस किस चीज के लिए किया जा सकता है ये समझो, तुम्हें भी पता है। कृषि के लिए उपयोग किया जाएगा, वन का उपयोग के लिए, खनन, सड़क बनाने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये सही है, क्योंकि जहाँ पे कृषि योग्य जमीन है, उपजाऊ है, वहां पे कृषि ही होगी। जहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलेंगे वहां पे खोदा जाएगा, जैसा खनिज वनिज निकाला जाएगा, जहाँ जल की उपलब्धता, ये सब। ठीक है। जैसे स्थलाकृति हो गई कि स्थल की आकृति कैसी है, वहाँ की मृदा की पे वो डिपेंड करता है कि मृदा अगर उपजाऊ है तो कृषि योग्य भूमि है। तो ऐसे कारकों पे, जलवायु हो गया, खनिज हो गया, जल की उपलब्धता, इन सब कारकों पे भूमि का उपयोग क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप महत्वपूर्ण निर्धारक है। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि यानी अपनी जो जमीन है, एंड सामुदायिक भूमि मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जैसा कोई जमीन मेरी है तो वो जमीन मेरी ही है, उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन जो सामुदायिक भूमि है वो सरकारी भूमि मानते हैं हम लोग। जैसे सामुदायिक भूमि को क्या मानते हैं, सरकारी भूमि। उस पे हर किसी का, समुदाय का हर किसी का हक होता है उस पर। हक इन द सेंस कि मतलब तुम वहां पे घर नहीं बना सकते, मतलब कि कोई शादी हो गई या कुछ पब्लिकली काम हो गया, वो वहां पे कर पाओगे तुम। ठीक है। जैसे सामुदायिक भूमि समुदाय का स्वामित्व पे होती है। ठीक है। इसका उपयोग, समुदायिक भूमि का मैक्सिमम उपयोग क्या किया जाता है, चारा, फलों, नट और औषधीय बूटियों को एकत्रित करने में करते हैं। सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है। वो एक साथ रहने के लिए वो सामुदायिक भूमि हो गई। ठीक है। वो तुम्हारी पब्लिक प्रॉपर्टी ही बोल जाती है जो पब्लिक की होती है। ठीक है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब जनसंख्या तुम चाहे जितना बढ़ा लो, अभी 145 करोड़ के समथिंग हो गया है, इससे क्रॉस कर गया होगा जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्रॉस ही कर गया होगा जनसंख्या भारत का। देखो, जनसंख्या कितना भी जनसंख्या तुम बढ़ा तो सकते हो, जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन भूमि जो वो थोड़े बढ़ जाएगा, भूमि नहीं बढ़ेगा ना, ये तो सीमित ही रहेगी। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये भी है
जो सामुदायिक भूमि होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, उसको उसमें भी हस्तक्षेप कर करके उसको अपने अंडर में लाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मांग बढ़ रही है। ठीक है, इतना सा भूमि में इनका नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा के और इतना कर रहे हैं, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी भी निकाल रहे हैं। अभी बहुत सारे घर तोड़ के दे रहे हैं कि ये सरकार की जमीन है, यहाँ पे नहीं बस सकते। इसी का कारण है वो। ठीक है, आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। ठीक है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय करण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार से, ठीक है, कृषि हो गया ये, अब धीरे धीरे कृषि वाली जमीन को खत्म कर करके अब यहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए हम धीरे धीरे। अब कि देखो, पहले क्या होता था ना, पहले के गांव जब देखोगे, ये यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है इसको देख के समझो तुम। पहले के जो गांव थे ना, पहले के गांव, ये देख रहे हो, छोटे छोटे घास फूस वाले घर हो गए, मिट्टी का रोड हो गया, लोग ऐसे ही आते जा रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, आधुनिकरण आया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ट्रैक्टर यूज करने लगे। ट्रैक्टर से निकलता क्या है, धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत फैलता है। अब धीरे धीरे लोग क्या किए, घास फूस से घर बनाना शुरू किए, ईंट पत्थरों का। फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ। देखो, ये क्षेत्र में भी खेती हो रही है, ठीक है, इसमें भी, इसमें साइड साइड में हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से ये साइड साइड वाला जो खेती का जो था ना, ये पेड़ पौधे थे यहाँ पे, ये सब यहाँ पे थे गांव में। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण गांव में कदम रखना शुरू किया, ये धीरे धीरे सब काट के हटने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये वाला क्षेत्र में खेती खत्म हुआ, एंड अब आने वाला टाइम पे ये शहर में परिवर्तित हुआ, पूरा पूरा बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे पार्क बन गए, पूरा खेती का जमीन खत्म हो गया। जिससे क्या हो गया, जिससे मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा, अब जैसे जैसे शहर बना दिए, ठीक है, पहले यहाँ पे पेड़ पौधे थे, लेकिन पेड़ पौधे अब खत्म कर दिए ना, शहर बना दिए इसको। अब इससे क्या हुआ, शहर बना दिए ना, शहर बनाने से प्रॉफिट क्या हुआ, बहुत ज्यादा विकास हो गया तुम्हारा, एंड जॉब के साधन उपलब्ध हो गए तुम्हें, जो जो चीजें जरूरत थी वो सब तो उपलब्ध हो गए तुम्हें। लेकिन जो पर्यावरण में चेंजिंग होगी ना, बस इसी की वजह से होगी। आप विकास करो, विकास करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, लेकिन हाँ, अब विकास करो, विकास करने के साथ साथ थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, पर्यावरण में प्रदूषण ना बढ़े। इस भागम भाग की जिंदगी में कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इनकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, घर को बड़ा करना पड़ेगा, घर को बड़ा करना पड़ेगा तो क्या होगा, कृषि जैसी भूमि होगी या वन जैसी भूमि होगी, वन को काट के हटा देंगे या कृषि भूमि को कम कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बड़े पैमाने पे इनका क्या होगा, विनाश कर रहे हैं हम। इससे एक प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश का वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है, वनों को लगाएं हम, भूमि को थोड़ा साफ करके रखें, या खेती वेती करने का शुरू कर दें। रासायनिक जो उर्वरक हम यूज करते हैं खेतों में, उसका मैक्सिमम रूप से उपयोग ना करें, हल्का कर सकते हो या कोशिश करो कि ना ही करें उस काम। ठीक है, अब मृदा के बारे में जानते हैं। मृदा क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, पृथ्वी के पृष्ठ पर। ठीक है, ये मिट्टी भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों, भूस्खलन के बारे में जानेंगे अभी। ठीक है, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह प्रक्षेप प्रक्रिया के माध्यम से होती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, मृदा क्या होती है, चट्टान और खनिज जो होते हैं ना, वो टूट टूट के मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब खनिज और जैव पदार्थ इसमें अच्छे प्रकार से मिश्रित होंगे तो मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी। ठीक है, आओ
मृदा के बारे में तो जान लिए, लेकिन अब थोड़ा सा भूस्खलन के बारे में यहाँ ऑप्शन दिया, थोड़ा सा भूस्खलन के बारे में जानते हैं। भूस्खलन क्या होती है? भूस्खलन को समान रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के रूप में संचलन के रूप में परिभाषित किया गया। जैसे अभी भूस्खलन देखा गया है उत्तराखंड में मैक्सिमम देखा जाता है, पहाड़ों से पूरा टूट के पहाड़ी भूमि क्या होती है, नीचे गिर जाती है। वह प्राय कैसे होती है? भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यह नदी का प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता का अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक प्रमुख विषय भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बताया गया केस स्टडी दिया गया है कि भूस्खलन कैसे हुआ था वहां पे। ठीक है, अब इसको कम कैसे कर सकते हैं भूस्खलन को? भूस्खलन को रोकने के लिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित स्थानों को इंगित कर लो कि ये वाला क्षेत्र में भूस्खलन होता है, ये वाला क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है कि हाँ यहाँ पे भूस्खलन ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आवास नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम लोग करेंगे, या प्रशासन जो हो वो थोड़ा वहाँ पे मोटिवेट करने जाए उनको कि हाँ भाई देखो ये पार्ट में भूस्खलन ज्यादा होता है, जाने की ज्यादा संभावना है, तो इस क्षेत्र में घर की कम घर बनाओ या नहीं बनाओ पास में इसके। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण करें। ठीक है, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। ठीक है, भूस्खलन रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पेड़ लगाओ, वनस्पतियां लगाओ, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में लगाओ, जिससे क्या होता है ना, उनका जड़ जो होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, जिससे क्या होता है भूस्खलन बहुत कम होता है। ठीक है, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाने चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ एक शब्दावली दिया है अपक्षय के बारे में। अपक्षय क्या है? अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना। अपक्षय क्या है? अब अपक्षय ये है ना, तापमान जैसे परिवर्तन हो गया या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो जिसके प्रकार से मनुष्य भी बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं, जैसे किसी पहाड़ को तोड़ने के लिए वहां पे स्टिकी बम जो होता है उसको ऐड कर देते हैं और पहाड़ को ऐसे तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सेलों को टूटते हैं, वो सेलों को टूटना और क्षय होना या पक्षी कहलाता है। फिर वही चीज। ठीक है, ये मिट्टी हो गई। देखो मिट्टी को मृदा परिच्छेदिका के बारे में बताया है कि कैसे टूटती है। देखो जनक चट्टान है ये जो मिट्टी बनाने अपक्षय चट्टानी पदार्थ यहाँ पे, एंड बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा यहाँ पे होती है। ये पूरा स्टेज हो गया। ठीक है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ऊपरी मृदा में ही ह्यूमस जो होते हैं और वनस्पति उगती है, जैसे खेती होती है तुम करते हो, ऊपरी मृदा में होती है। भागे के नीचे की मृदा अलग प्रकार की होती है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका ऐसे ही होती है। और एक चीज और आप जानते हो, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में बहुत सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, मृदा के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या करोगे तुम लिख लोगे। और मेंस में अगर मृदा को लेकर कोई क्वेश्चन आया कि इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तो तुम इसको यूज करोगे और इसी सेगमेंट में यूज करोगे। इसी सेगमेंट में इन द सेंस ये जैसे दिया ना, पिक्टोग्राफ इसको बोलते हैं, पिक्टोग्राफ की तरफ यूज करो तुम इसको। ठीक है, इसको जो पिक्टोग्राफ, इससे क्या होता है ना कि थोड़ा इंगेजिंग लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो क्या होता है एग्जामिनर इसको पढ़ता है, अच्छे से समझता है, एंड नंबर आने के ज्यादा चांसेस इस पे बन सकते हैं। ठीक, मृदा के बारे में, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक जैसे जलवायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, पक्षय हो गया, और ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीवों ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्च तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं मृदा के निर्माण को। मृदा कैसे निर्माण होती है उसकी बेसिस पे ये प्रभावित करने वाले कारक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। एंड कोशिश करो कि ऐसे ही तुम जब आंसर राइटिंग करो ना, तो इसी के बेस पे करो, ऐसे ही पिक्टोग्राफ बनाने का ट्राई करो उसमें। ठीक है, चलो मृदा निर्माण के कारक,
मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से? मृदा निर्माण का मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है, ठीक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक जैसे स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है, ठीक है। अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है साइड बार में, तो उसको मत देखना। अब यहाँ मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा उपाय दिया गया। इसके देखिए, मृदा अपरदन और छीड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, ठीक है। मृदा का अपरदन और छीड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। छीड़ता यानी मृदा का अपरदन होना पहला चीज, दूसरा छीड़ना। छीड़ता मतलब कृषि भूमि जो होती है वो कम होना कृषि करने के लिए, ठीक है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, मृदा के निम्नीकरण में जो सहायक कारक होते हैं वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है, ठीक है। मृदा संरक्षण की मुख्य विधियां निम्न प्रकार है। पहली बात, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको तुम नोट को करोगे। और मृदा के संरक्षण के जो विधियां दी हुई है ना, अब इसके बाद उसके उपयोग में मतलब कैसे मृदा का निम्नीकरण कम कर सकते हैं या मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है मल्च बनाना। मल्च क्या होता है पहले ये समझो। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ठीक है। पृथ्वी के बीच जो होती है ना, ऐसी ऐसी भूमि होती है जो प्रवाल से ढक दी जाती है, प्रवाल से जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेदिका फॉर्म कृषि है। समोच्च रखिए जुताई होगी, ठीक है। मृदा की आर्द्रता क्या होती है उससे रुकी रहती है, मृदा की आर्द्रता रुकी रहेगी तो उस पर खेती तुम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। दूसरा है वेदिका फार्म से खेती करो तुम। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन क्या होता है कम होता है, ठीक है। वेदिका फॉर्म खेती इस बेसिस पे, ये देखो ये वेदिका फॉर्म खेती है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो क्या होता है ना, चौड़े और समतल सोपान वाली वेदिका तीव्र ढालों पर बनाया जाता है। तीव्र ढाल जहाँ है ये, यहाँ पे खेती करो तुम। यहाँ पे खेती करने से क्या होगा, ये जो भूस्खलन का खतरा होगा ना वो इससे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खेती तुम कर रहे हो ना, तो इससे भूस्खलन थोड़ा बहुत मात्रा में कम हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रवाह और मृदा अपरदन क्या होता है कम हो जाएगा इससे, क्योंकि जो तुम खेती कर रहे हो उसकी जड़ें जो होगी वो मिट्टी को पकड़ के रखेगी। ज्यादा बारिश होगी पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो मिट्टी जो स्खलित होकर गिरती है वो गिरना बहुत कम हो जाएगी क्योंकि वो पकड़ के रखता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट उस तीसरा पॉइंट इसको ये है, समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये जो दिख रहा है समोच्च रेखीय जुताई, ये ऐसे करो फिर ऊपर हो जाती है, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर हो जाएगी। तो बीच में जैसे जो गैप बन रहा है ना, इसमें पानी रुक जाता है, पानी डायरेक्ट नीचे नहीं आता है। इससे क्या होता है, ये जो यहाँ से स्खलित होती है ना पहाड़ी क्षेत्र, वो स्खलित नहीं हो पाती। रक्षक मेखला ये जैसे हो गई, लाइन से पेड़ लगा दिए गए। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ठीक है। ये जो होगा ना, बारिश होगा मिट्टी को बांध के रखेगा तो मिट्टी जा नहीं पाएगा यहाँ से दूर। अब जिससे क्या होगा, ये मिट्टी यहाँ पे बांध के रखे रहोगे तो मृदा का आवरण जो होगा ना वो संरक्षित रहेगा या सुरक्षित रहेगा, ठीक है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइया बनाई जाती है, ठीक है। खाइया जैसे वहां पे देखे थे तुम, यहाँ पे तो ये खाइया जो बनी हुई है ना, ये जल को रोक के रखती है, ठीक है। चट्टान बांध, बीज का फसल उगाना। चट्टान बांध ये जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को क्षति होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। चट्टानों पर जो बांध बना देते हैं। बीज का फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, जिससे क्या होती है, वर्षा फसल क्या होती है, वर्षा फसल जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा होने से जो मृदा सुरक्षित रखते हैं उसको, सॉरी तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे वर्षा हो रही है, इससे क्या होगा, मृदा टूटेगी, टूट के बह के निकलती है, लेकिन बीच में फसल उगा देने से क्या होगी, मृदा क्या होगी, सुरक्षित रहेगी, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी एंड वहीं पे स्टॉप करके रख देगा उसको।
ठीक है। जल, एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर व्यर्थ करता है, इसलिए जल बचाओ, जल ही जीवन है। ठीक है। आओ जल के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये नैकन्य प्राकृतिक संसाधन है। यह भूपृष्ठ पर 3/4 भाग, हमारा जो भूपृष्ठ है उसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, और इसीलिए से जल ग्रह कहना उपयुक्त है। नीला ग्रह भी इसीलिए कहा जाता है इसे। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था हमारा, एंड धीरे धीरे चेंज होते 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 आज हम मनुष्य बने हैं। लेकिन अब लगता नहीं है कि हम मनुष्य, अब हम राक्षस बनते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हम दोहन हर एक चीज का कर रहे हैं ना, इतनी तीव्र से। हमें रोकना चाहिए ये सब, हालांकि हम रोक नहीं पा रहे हैं इसको। ठीक है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए महासागरों का जल अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि लवणीय मानव उपयोग नहीं कर सकता उसका, इसलिए अभी तक महासागरों का जल बचा हुआ है। नहीं तो मनुष्य जैसे जैसे मनुष्य का हरकत है ना, अगर कोई ऑप्शन मिल गया ना कि महासागरों का जल आप इस प्रकार यूज कर सकते हो, फिर देखो महासागरों का जल भी खत्म होने लगेगा। अलवण जल केवल 2.7% ही है। ठीक है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अल और जल उपलब्ध है जिसका हम उपयोग करते हैं, और वो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है। टोटल 2.7% जल है हमारे पास। टोटल वो 2.7% जल उपयोग करने के लिए अल और जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उनमें से भी 70% जो भाग है ना, ऑलमोस्ट 1.7% जो है, इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ की चादरों, हिमालयों के रूप में वो संगठित है, रुका हुआ है। ठीक है। बाकी 1% हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। यह भौम जल नदी और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है। 1% जो है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। हालांकि अभी तक ये शोध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे लिखा हुआ तो मान सकते हैं। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। मतलब ये जैसे महासागर हो गया कोई, यहाँ से ऐसे बाष्पित होकर ऊपर गया, फिर बारिश के माध्यम से फिर से इसी महासागर में मिल गया। ये चक्र चलते रहता है, जिससे क्या होता है, ये कम नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है। यही एक जल चक्र है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई करने में ही उपयोग करता है, वरन उत्पादन की प्रक्रिया में भी यूज करता है। जैसे जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है। जल आपूर्ति की कमी के कारण मुख्य कारक ये है, बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसल की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है। जल उपलब्धता की समस्या है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, बहुत जगह पर जल की कमी है। ठीक। अधिकांश रूप से कहाँ है? अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका का भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव और अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल की अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, अथवा अति उपयोग जल का और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे दिया है, अच्छे से समझो इसको। एक दिया अति उपयोग। जल का अति उपयोग क्या होता है? अति उपयोग मतलब क्या? जैसे तुम 1 लीटर पानी पी सकते हो अभी, लेकिन तुम 2 लीटर लेके बैठ गए, 10 लीटर नहीं पी पाओगे, 2 लीटर लेके बैठ गए। ये जैसे तुम पानी पीते हो, नल चालू करते हो, हाथ से पानी पीते हो, तो हाथ से जब पानी पीते हो ना, तो क्या होता है,
जितना तुम्हें पीना उतना तो तुम कंज्यूम किए, बाकी पानी क्या वो नीचे गिर रहा है, तो क्या वो जल का अति उपयोग हो गया। एंड जल स्रोत जो होते हैं ना, जैसे नदी हो गए, इसमें बहुत सारी कचरे प्रदूषक चीजें चली जाती है, जिससे क्या होता है ये संदूषित हो जाते हैं, उपयोग करने लायक नहीं होते। ठीक है, इसके कारण भी जल का अभाव है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम, देख लो एग्जाम्पल के तौर पे यमुना नदी में बहित मल, ये सब इसी की वजह से हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में जाते हैं, इसको छोड़ो, क्योंकि हम तो सही करने के चक्कर में नहीं, और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में ही हरदम। जल संसाधनों का संरक्षण, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है, आज के विश्व में क्या है, शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए एक कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। ठीक है, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशिक जल उस प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ये जैसे ये यहीं पे देखो, इसमें जो बहित मल है प्रदूषक है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये उपयोग करने लायक ही नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा सा अगर साफ सफाई हो, पीड़कनाशी निकल जाएंगे, पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा वाटर, तो थोड़ा बहुत सी होगी इसमें, क्योंकि इसमें नाइट्रेट धातु भी मिक्स हो जाती है, तो तुम ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाओगे, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा यार। यमुना नदी को जो तुम देखोगे इतना गंदा है, तुम उसका पानी पीना ही पसंद नहीं करोगे खुद। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। ठीक है, वन और अन्य जो वनस्पति आवरण होते हैं वो क्या होता है, इससे क्या होगा, जो जल का प्रवाह होगा वो बहुत धीमा होगा। एंड वन हो गया, जो वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को क्या मंद करेंगे, जिससे क्या होगा, भूमिगत जल जो कम होता है वो पुनः पूरित होगा, यानी उसका जो पूर्ति करने का काम करेगा ये। ठीक है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल संग्रहण। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों को स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोग होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को क्या कर संरक्षित किया जाता है, कि स्प्रिंकलर रूप से खेती की सिंचाई करो, एंड वाष्पीकरण से अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का उपयोग किया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें जिससे जल को संरक्षित किया जा सकता है। जैसे जल का उपयोग अपने अनुसार करने से तुम्हें लगता है कि कोई चीजें तुम जल का तुम किसी, जैसे तुम एक पिछले वीडियो में हम बताए थे, किसी वीडियो में, जैसे तुम स्नान कर रहे हो, उसका पानी तुम्हारा कहाँ गया, गांव के क्षेत्र में हम अपने देखे हैं, जैसे हमारे एक खेत था, ठीक है, एग्जाम्पल का तो हम वहाँ स्नान कर रहे हैं, ठीक है, वो पानी नाली के माध्यम से खेतों में गया। अब खेतों में रोपा गया है बहुत सारे पौधे, जैसे धान रोप दिए, गेहूं रोप दिए, वो पानी वहां पे गया, उससे क्या होगा, सिंचाई होगी खेत की, पानी का दो उपयोग हो गया ना, तो उससे क्या होगा, फिर कृषि का काम में भी वो उपयोग हो गया हमारे, एंड बहुत सारे यूज हो गया हमारे, उसके दो चीजें हो गया। ऐसे ऐसे करके तुम बहुत सारे पानी बचा सकते हो, जल को संरक्षित कर सकते हो, करने का ट्राई करोगे तो हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में थोड़ा सा। अब स्कूल के बारे में बताया है जिसमें ऐसे ऐसे चीजें बताएगी, लेकिन हमारे काम की चीज ये नहीं, हमारे काम की चीज यहाँ है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन होते हैं स्थल, जल और वायुमंडल के बीच में एक संग्रह क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिर्फ स्थल पे नहीं हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा तो जल मिलना चाहिए, हल्की वायु भी होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल में क्या होता है,
जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सभी जीवित जातियां, देखो जैव मंडल में जो जैव मंडल हो गया, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इसको क्या कहते हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल में एक बार फिर से तुम समझो अच्छे से, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए जो एक दूसरे पर संबंधित या निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ठीक है, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, सबको पता है। पौधे और हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हम फल, लैक्टेस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधों और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों का असंख्य उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा पे। देखो प्राकृतिक वनस्पतियों का उपयोग क्या क्या है, यहाँ पे इस इतने दूर में इतना दूर जो दिया है ना, ये इतने में सब समझा दिया है, तुम इसको नोट कर डाउन कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा दिया, ये थोड़ा सा हम पढ़ लें। हमारे उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे कीटनाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि ये जो नाम दिया है यहाँ पे, डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, इससे क्या होता था ना कि बहुत सारे पशु पक्षी जो होते थे उनको जब प्रॉब्लम होता था, ये सब चीजें दी जाती थी, और जब वो उनका डेथ होता था, हम क्या करते, किसी पशु पक्षी का डेथ हो गया तब गिद्ध उसको खा जाते थे। जब गिद्ध उसको खाते थे तो ये सब जो है ना, ये डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन, इबुप्रोफेन, इसकी वजह से इनकी किडनी खराब होने लगी, जिनसे इनकी संख्या में बहुत कमी हो गई। ठीक है, ये एक बाह्यकमल है, औषधीय बूटी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किलकिला है, किंगफिशर इसको बोलते हैं, किंगफिशर वाला नहीं, किंगफिशर ये पक्षी। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप अति आते हैं। ठीक है, उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों का परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें उतना समझाने वाला नहीं है, तुम नॉर्मली सुन के लेक्चर समझ जाओगे या तुम खुद पढ़ के एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे हुआ है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वनस्पतियों की वृद्धि तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व के वनस्पति के मुख्य कारकों को 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है, वन में अजगर पाया जाता है, ये देखो। ठीक है, अब ज्यादा है नहीं, खत्म ही अब, तो ज्यादा जल्दी जल्दी हम नहीं निपटाने की कोशिश में थे। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं, और मैक्सिमम 10 मिनट ही टाइम लगेगा। ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का क्या होता है, निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह दिया, देखो जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे क्या होता है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता क्या होती है, कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। ठीक है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले या शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता को की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और ध्रुवीय और मोमी की सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में
मॉस और लाइकेन सम्मिलित थे। ठीक है, पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ठीक है, आगे आते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के संरक्षण के बारे में थोड़ा समझते हैं। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को अनुरक्षित रखते हैं। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं का प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक भी हैं जो मिलकर प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आज के मुख्य चिंताओं में से एक है कि अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु कौन से, चीता है, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर। इनका बहुत सारे जंतुओं का क्या होता है ना, शिकार करते हैं लोग अनाधिकृत रूप से, और उसका पशुओं का उनकी खाल को बेचते हैं, चमड़ा बेचते हैं, नाखून बेचते हैं, दांत, पंख, सींग सब गैर कानूनी रूप से व्यापार इसका करते हैं वो लोग। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जीव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरित घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण, दावानल संरक्षण संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये खत्म। अब ये बस एक लास्ट पेज है हमारा, तो 2 मिनट और टाइम लेगा, 2 मिनट वेट कर लो बस। शब्दावली के बारे में थोड़ा सा जानना है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया क्षेत्रीय प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य क्रियाकलापों से अनेक पक्षियों और जीव जंतु का अंधाधुंध शिकार कारण या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर है। इन पर हमें थोड़ा सा जानना है, इतना कुछ है नहीं। अब देखो, बहुत से देश मारने और व्यापार के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग मोर को मारना क्या है, अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिससे क्या है, प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है उसमें, और उनके व्यापार करने पर उन पे क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, जैव मंडल नीचे क्या है, जैव मंडल नीचे एक बेसिक नेटवर्क के द्वारा जुड़े सुरक्षित क्षेत्रों का एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, इसमें 5000 जाति के पशु पौधों की 28,000 जातियों को रक्षित किया गया है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और येलो इसके कुछ उदाहरण के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, तुम सॉल्व करोगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो बहुत लंबी होगी है तो इसके आगे हम नहीं समझा पाएंगे ज़्यादा। एंड चैप्टर 3 कल के लेक्चर में आएगा, चैप्टर 3। ठीक, तब तक के लिए क्या करो, वीडियो को लाइक मार दो एंड चैनल को सब्सक्राइब मार के रखो, ताकि आगे का जो चैप्टर पढ़ाया जाए वो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाए और तुम देख सको उसको जल्दी से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।